एक प्लेन क्रैश, बीच समंदर और बचते हैं सिर्फ 2 लोग। लेकिन ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक आइलैंड की जहाँ हर दिन जीना एक चैलेंज है। यहाँ भूख से लड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये दोनों मिलकर इस नर्क से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये आइलैंड ही बन जाएगा उनकी आखिरी दुनिया जहाँ से वापस जाना लगभग नामुमकिन है। स्टोरी को समझने के लिए अंत तक देखें, क्योंकि इसमें भर भर के ट्विस्ट और थ्रिल है। तो कहानी शुरू होती है अलीसा से, जो प्रेस्टन नाम की कंपनी में काम करती है। पहली नजर में वो थोड़ी सिंपल और ओल्ड स्कूल वाइब देती है, लेकिन काम के मामले में वो बेहद शार्प और हाईली प्रोफेशनल है। उसने कंपनी के लिए एक सॉलिड प्रोजेक्ट तैयार किया होता है, लेकिन उसका कलीग डोनोवन उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेता है। वो अलीसा को भरोसा देता है कि मीटिंग में उसका नाम जरूर मेंशन करेगा, लेकिन अलीसा इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसे क्रेडिट से ज्यादा अपने काम पर भरोसा होता है। मगर मीटिंग में डोनोवन चालाकी से फाइल से अलीसा का नाम हटा देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोजेक्ट को अपना बताता है। ये सब अलीसा सामने खड़ी होकर देखती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपसेट नहीं होती, बल्कि हल्की सी स्माइल देती है, क्योंकि उसे पता है असली ताकत प्रोजेक्ट बनाने में नहीं, उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करने में है, और वो स्किल सिर्फ उसी के पास है। उसे यकीन होता है कि सूनर और लेटर कंपनी को उसकी जरूरत पड़ेगी। शाम को ऑफिस के बाद अलीसा अपने घर लौटती है, जहाँ वो अकेली रहती है। उसका एकमात्र साथी एक तोता है, जिससे वो बातें करके अपना टाइम पास करती है। रोज की तरह वो टीवी पर सर्वाइवर शो देखती है, क्योंकि उसे टफ सिचुएशंस में सर्वाइव करने वाली स्टोरीज काफी पसंद है। अगले दिन कंपनी में बड़ा बदलाव होता है। अब कंपनी की कमान ब्रैडली के हाथ में आ चुकी होती है। पहले ये कंपनी उसके पिता चलाते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद ब्रैडली ने जिम्मेदारी संभाली है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अचानक अलीसा से होती है। अलीसा उससे काफी डायरेक्ट और बेहुदा तरीके से बात करती है, जो ब्रैडली को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो थोड़ा इरिटेट जरूर होता है, लेकिन नया बॉस होने की वजह से खुद को कंट्रोल करता है और बिना कुछ कहे अपने कैबिन में चला जाता है। तभी एक और ट्रुथ सामने आता है। ब्रैडली और डोनोवन कॉलेज टाइम से ही क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। इसी कनेक्शन का फायदा डोनोवन को मिलता है, और जो प्रमोशन एक्चुअली अलीसा डिजर्व करती थी, वो सीधा डोनोवन को दे दिया जाता है। जब अलीसा को ये पता चलता है, तो वो अंदर से दुखी हो जाती है। गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट दोनों एक साथ आते हैं। वो तुरंत ब्रैडली के कैबिन में जाती है और बिना घुमाए फिराए अपनी बात रखती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे अच्छी तरह जानते थे और मेरे काम पर पूरा ट्रस्ट करते थे। अगर वो आज होते तो ये मौका मुझे ही मिलता। उसकी आवाज में दर्द भी होता है और कॉन्फिडेंस भी। ब्रैडली उसकी बात ध्यान से सुनता है और शांति से जवाब देता है। वो मानता है कि अलीसा अपने काम में एक्सीलेंट है, लेकिन कंपनी को सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन और पर्सनैलिटी भी चाहिए होती है। ये बातें सुनकर अलीसा हर्ट तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। तभी ब्रैडली उसे एक चांस देता है। वो कहता है कि जल्द ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें उसे खुद अपने प्रोजेक्ट को क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट करना होगा। उसी दौरान ऑफिस में डार्सी आती है, जो ब्रैडली की वाइफ है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन अलीसा का फोकस अब सिर्फ खुद को प्रूव करने पर होता है। वो क्वाइटली वहां से निकल जाती है, अपना सामान उठाती है और कार में बैठकर खुद से सवाल करने लगती है। कुछ देर तक वो खुद को ब्लेम करती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। वो खुद को संभालती है और डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो गिव अप नहीं करेगी। इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो खुद को तैयार करती है और ब्रैडली के साथ उस मीटिंग के लिए रेडी हो जाती है। अब पूरी टीम एक बड़ी डील फाइनलाइज करने के लिए प्लेन से हांगकांग जा रही होती है। सफर के दौरान माहौल अचानक बदल जाता है, जब डोनोवन अपने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाता है। ये वीडियो अलीसा का होता है, जिसमें वो सर्वाइवल टेक्निक्स के बारे में बात कर रही होती है। वीडियो थोड़ा अनयूजुअल होता है, जिसे देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। शुरू में अलीसा को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होती है और ईयरफोन्स लगाकर फाइल तैयार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे आसपास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, वो ध्यान देती है और सच्चाई समझ जाती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलता है, एक बड़ा झटका लगता है और पूरा माहौल इंस्टेंटली बदल जाता है। पता चलता है कि प्लेन के एक इंजन में आग लग चुकी है और अब सबकी जान खतरे में है। क्रैश से ठीक पहले अलीसा और ब्रैडली दोनों सीट बेल्ट बांध लेते हैं। बाहर भयानक तूफान चल रहा होता है और अचानक प्लेन का एग्जिट डोर टूट जाता है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, वे हवा के तेज दबाव में खिंचकर दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में कई लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आखिरकार प्लेन सीधे समुद्र में क्रैश कर जाता है। क्रैश के बाद प्लेन धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। अलीसा तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलती है और सही समय पर बाहर निकल जाती है। किसी तरह स्ट्रगल करते हुए वो तैरकर पानी की सतह तक पहुंचती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को एक सुनसान आइलैंड के किनारे पाती है। समुद्र की लहरें उसे बहाकर वहां तक ले आई होती है। थोड़ा खुद को संभालने के बाद वो आसपास देखती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उसकी नजर ब्रैडली पर पड़ती है। वो बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर पड़ा होता है। अलीसा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गहरा घाव होता है और लगातार खून बह रहा होता है। उसकी कंडीशन देखकर साफ समझ आ जाता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में अलीसा डिसाइड करती है कि अब सिचुएशन उसे ही संभालनी होगी। वो एक पत्थर को तोड़कर शार्प बना लेती है और उसी से पत्ते काटकर एक छोटा सा शेल्टर तैयार करती है। फिर वो ब्रैडली को वहां लिटा देती है, ताकि अगर बारिश हो तो वो सेफ रह सके। इसके बाद वो जमीन में एक छोटा गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के खाली खोल रख देती है, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। रात में बारिश होती है और वही पानी उनके लिए जीवनदायिनी बन जाता है। अगली सुबह अलीसा उसी पानी से अपनी प्यास बुझाती है। कुछ देर बाद ब्रैडली को भी होश आ जाता है। अलीसा उसके पास जाकर उसे पानी पिलाती है। जब ब्रैडली पूछता है कि और कौन बचा है, तो वो साफ कह देती है कि इस आइलैंड पर अब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा है और वो करीब 12 घंटे से बेहोश था। इसके बाद अलीसा आग जलाने की कोशिश करती है। टीवी पर देखे गए सर्वाइवल शोज से जो उसने सीखा था, वही अब काम आता है।
काफी मेहनत के बाद वो आग जला लेती है और एक मछली पकड़कर उसे पकाती है। वो खुद भी खाती है और ब्रैडली को भी खाने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि उसे पता है रिकवरी के लिए खाना जरूरी है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अलीसा इस एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने लगती है। उसे ये लाइफ अजीब तरीके से पसंद आने लगती है। अगले दिन वो फिर से अलग अलग चीजें बनाने में लग जाती है ताकि सर्वाइवल आसान हो सके, लेकिन ब्रैडली का फोकस कुछ और ही होता है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, न कि यहीं सेटल होने की तैयारी करनी चाहिए। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं। अलीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और फिलहाल सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन ब्रैडली उसकी बात इग्नोर करता है और इसे याद दिलाता है कि वो उसका बॉस है और अलीसा उसकी एम्प्लॉय, इसलिए जैसा कहा जाए वैसा करो। अलीसा समझ जाती है कि वो अभी भी खुद को उसी पुराने पावर पोजीशन में समझ रहा है। इस बात से तंग आकर अलीसा अपना सामान उठाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रैडली भी ईगो में कह देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसे भूख और प्यास सताने लगती है और वो हिल भी नहीं पाता। आखिरकार हालत और खराब होने से पहले अलीसा वापस लौट आती है। वो उसे पानी पिलाती है और उसकी मदद करती है। अब ब्रैडली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलीसा से माफी मांगता है। इसके बाद अलीसा एक लकड़ी को घिसकर शार्प स्पीयर बनाती है और बताती है कि वो जंगल में जाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाली है, क्योंकि उसे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। पैरों के निशान फॉलो करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और एक जंगली सुअर उस पर हमला कर देता है। वो घबरा जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती है और जान बचाने के लिए तेजी से भागती है। कुछ दूरी पर जाकर वो एक सेफ जगह छुप जाती है और सही मौके का इंतजार कर अलीसा पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। एक बार को लगता है कि सुअर मर गया, लेकिन वो फिर उठता है हमला करने के लिए, मगर अलीसा तेज धार लकड़ी से उसकी आंख फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। कुछ देर बाद वो सुअर का कटा हुआ सिर लेकर वापस आती है और सीधे ब्रैडली के सामने फेंक देती है। ये देखकर ब्रैडली पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अलीसा अकेले ऐसा कर पाएगी। उस रात दोनों मिलकर सुअर का मांस पकाते हैं और कई दिनों बाद पेट भर खाना खाते हैं। इससे उन्हें वो एनर्जी मिलती है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अगले दिन जब अलीसा खाना ढूंढने के लिए समुद्र किनारे जाती है तो उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। वो जोर से आवाज लगाने ही वाली होती है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वापस लौट आती है और इस बारे में ब्रैडली को कुछ नहीं बताती। उसने ऐसा क्यों किया ये अभी भी एक मिस्ट्री बना रहता है। कई दिनों तक आइलैंड पर फंसे रहने के बाद ब्रैडली का पेशेंस टूटने लगता है। वो अलीसा से कहता है कि वो यहाँ एडजस्ट करके रहना चाहती है, लेकिन वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता है। उसे अपनी अधूरी डील पूरी करनी है और उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होगी। इस पर अलीसा उसे समझाती है कि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो इस विशाल समुद्र को पार कर सके। अभी के लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन यही है कि वो जिंदा रहे और मदद का इंतजार करे। ये सुनकर ब्रैडली का ईगो फिर से ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और अब वो खुद सर्वाइव करना सीख चुका है। वो वहाँ से दूर जाकर अपनी अलग झोपड़ी बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे सब आसान लगता है, लेकिन जल्द ही उसे रियलिटी समझ आ जाती है। वो बारिश का पानी कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम साथ नहीं देता। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो मजबूरी में कीड़े मकोड़े तक खाने लगता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि अलीसा ने अपने लिए सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर रखा है, खाना, पानी और शेल्टर। कुछ ही समय में ब्रैडली समझ जाता है कि बातें करना आसान है, लेकिन सर्वाइवल असली चैलेंज है। आखिरकार वो वापस अलीसा के पास आता है और अपनी गलती मानते हुए अलीसा से माफी मांगता है। तभी उसकी नजर अलीसा के पास पड़े एक चाकू पर जाती है, जिसके बारे में वो पूछता है। अलीसा बताती है कि ये उसे समुद्र किनारे मिला, शायद लहरों के साथ बहकर आया होगा। ब्रैडली अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसने गुस्से में बहुत कुछ गलत बोला। वो अलीसा की तारीफ करता है और उससे खाने के लिए कुछ देने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी हालत देखकर अलीसा का दिल पिघल जाता है और वो अपना खाना उसके साथ शेयर करती है। यहीं से दोनों के बीच एक नई अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बन जाती है। एक दिन अलीसा ब्रैडली को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो उसे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहती है। वो उसे आइलैंड की एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है, जहाँ से चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही नजर आता है। वहाँ वो उसे कुछ पॉइजनस बेरीज के बारे में बताती है। वो एक बेरी को हाथ पर रगड़ कर दिखाती है, जिससे उसकी स्किन लाल हो जाती है और समझाती है कि इन्हें खा लिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके बाद वो आइलैंड का एक डेंजरस एरिया दिखाती है और वार्निंग देती है कि उस दिशा में कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ चारों तरफ नुकीले कांटे और जंगली जानवर और एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल है। दोनों वापस लौटने लगते हैं, तभी अचानक अलीसा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। आखिरी पल में वो एक पेड़ की डाल पकड़ लेती है और हवा में लटक जाती है। ब्रैडली तुरंत आगे बढ़ता है और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। अलीसा राहत की सांस लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद दोनों नीचे लौटते हैं और साथ मिलकर कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। अब उनके बीच पहले जैसा टेंशन नहीं रहता, बल्कि एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है, जो इस मुश्किल हालात में उन्हें एक दूसरे का सहारा बना रही होती है। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा होता है, लेकिन हालात कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि एक बड़ा पेड़ सीधे ब्रैडली के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में अलीसा उसे खींचकर बचा लेती है। इसके बाद वो उसे सहारा देकर पास की एक गुफा तक ले जाती है। अंदर थोड़ा अंधेरा जरूर होता है, लेकिन फिलहाल वही सेफेस्ट जगह थी। दोनों पूरी तरह भीगे हुए होते हैं और ठंड से कांप रहे होते हैं, इसलिए मजबूरी में एक दूसरे के पास बैठकर बॉडी हीट से खुद को गर्म रखते हैं। अगली सुबह जब दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका बनाया हुआ पूरा सेटअप तूफान में तबाह हो चुका है। ये देखकर अलीसा का मन टूट जाता है, लेकिन ब्रैडली उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि इस बार वो दोनों मिलकर इससे भी बेहतर सब कुछ बनाएंगे। ये बात सुनकर अलीसा को थोड़ा हौसला मिलता है। इसके बाद दोनों मिलकर ऊंचाई पर एक नया शेल्टर बनाना शुरू करते हैं। काम करते करते उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनने लगी। अब वो पहले की तरह आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, बल्कि एक टीम की तरह साथ काम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद जब दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ब्रैडली
कहता है कि आज वो अलीसा के लिए खुद खाना बनाएगा। ये सुनकर अलीसा खुश हो जाती है। रात को दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और माहौल काफी लाइट हो जाता है। लेकिन अचानक कुछ देर बाद अलीसा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती। असल में ब्रैडली ने खाने में कुछ मिला दिया। मौका मिलते ही वो छुपा कर रखी गई एक राफ्ट निकालता है और अकेले ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। थोड़ी दूर जाते ही तेज लहरों में राफ्ट टूट जाती है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती है। उधर अलीसा पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है और ब्रैडली को ढूंढकर उसकी जान बचाती, उसके शरीर से पानी निकालकर उसे रिवाइव करती। दरअसल वो राफ्ट अलीसा ने पहले ही बना रखी थी, लेकिन उसे छुपा कर रखा। ब्रैडली ने किसी तरह उसे देख लिया था और तभी से भागने का प्लान बना रहा। होश में आने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा होता है और अलीसा से माफी मांगता है। अलीसा उसे खाना देती है, लेकिन इस बार सिचुएशन पलट जाती। थोड़ी देर में ब्रैडली का शरीर रिएक्ट करने लगता है और वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। तब अलीसा शांति से बताती है कि उसने खाने में ऐसा कुछ मिलाया है जिससे कुछ समय के लिए उसका शरीर काम नहीं कर। वो सख्त आवाज में कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने धोखा दिया। अगर वो उसे फिर छोड़ देगी तो वो फिर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो चाकू को गर्म करती है और ब्रैडली से कहती है कि वो उसका सामान काटने वाली। ये देखकर ब्रैडली रोने लगता है क्योंकि उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा होता, लेकिन असल में वो एक चूहे को मारकर सिर्फ उसे डराती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा कर सकती है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जब ब्रैडली नॉर्मल होता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो सच में अलीसा के साथ मिलकर काम करने लगता है। एक दिन अलीसा कहती है कि वो दूसरी तरफ जा रही है खाना ढूंढने। वो एक पेड़ से फल तोड़ रही होती है, तभी उसे समुद्र में दूर एक नाव दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही होती है। उसे पता चलता है कि उसमें ब्रैडली की वाइफ डार्सी है जो उसे काफी समय से ढूंढ रही थी और उसके साथ एक आदमी भी होता है। अलीसा उन्हें बताती है कि ब्रैडली जिंदा है और उन्हें अपने साथ लेकर उसकी तरफ चल पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर अलीसा के मन में एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। वो नहीं चाहती कि कोई तीसरा इंसान इस आइलैंड तक पहुंचे, खासकर ब्रैडली तक। रास्ते में जब वो ऊंची पहाड़ी से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक डार्सी का पैर फिसल जाता है और वो खाई के किनारे लटक जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और अलीसा बस खड़ी देखती रहती है। एक पल के लिए वो उसे बचा सकती थी, लेकिन वो पीछे हट जाती है। आगे क्या हुआ ये साफ नहीं दिखाया जाता। इसके बाद सब कुछ बदल जाता है। कुछ देर बाद अलीसा वापस ब्रैडली के पास आती है, लेकिन इस बार उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका होता है। वो चुप हो जाती है, जैसे अंदर से उसे कुछ परेशान कर रहा हो। ब्रैडली उसे इस हालत में देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। माहौल हल्का करने के लिए वो कहता है कि उन्हें फिर से हंटिंग पर जाना चाहिए, लेकिन अलीसा मना कर देती है। तब ब्रैडली अकेले ही निकल पड़ता है। वो एक सूअर का पीछा करता है, लेकिन वो जानवर भाग जाता है। तभी उसकी नजर रेत में दबे एक हाथ पर पड़ती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उस हाथ में वही डायमंड रिंग होती है जो उसने अपनी वाइफ को दी थी। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ यहाँ तक पहुंची थी और अब जिंदा नहीं है। गुस्से और दर्द में वो तुरंत अलीसा के पास लौटता है और उससे सवाल करता है। अलीसा पहले अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ब्रैडली उसे रिंग दिखाता है उसे समझ आ जाता है कि सच छुप नहीं सकता। वो कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था, वो उसे बचा नहीं पाई, लेकिन ब्रैडली उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो पूछता है कि अगर ऐसा था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। अलीसा जवाब देती है कि वो जानती थी कि वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर ब्रैडली और भड़क जाता है और कहता है कि अब भी वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अलीसा समझ जाती है कि अब सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है। वो अपना चाकू ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। दरअसल ब्रैडली उसे पहले ही अपने पास रख चुका होता है। अगले ही पल वो उस पर हमला करने दौड़ता है और अलीसा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। अंदर जाकर वो छुपती है और मौका देखकर पलटवार करती है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन अलीसा उसके पेट में चाकू घोंप देती है। घायल ब्रैडली वहां से भाग निकलता है और उसी अनजान इलाके में पहुंच जाता है जहां जाने से अलीसा ने पहले ही मना किया था। अब ब्रैडली सारा गेम समझ जाता है। वहां उसे एक बड़ा फार्म हाउस दिखता है। मदद की उम्मीद में वो अंदर जाता है। बाहर से खाली दिखने वाला घर अंदर से पूरी तरह आलीशान होता है। असल में अलीसा पहले से इस जगह के बारे में जानती थी और यहीं से सामान लाती थी। वो कैमरों के जरिए ब्रैडली को देख रही होती है और माइक के जरिए उससे बात करती है। वो बताती है कि उसे ये जगह पहले ही मिल गई थी जब कुछ लोग यहाँ सामान छोड़ने आए थे, तभी उसे ये चाकू भी मिला था। अब वो सच्चाई कबूल करती है। वो मानती है कि उसने जानबूझकर उसकी वाइफ को नहीं बचाया। वो चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। ये सुनकर ब्रैडली दुखी हो जाता है। जैसे ही वो एक कमरे में जाता है अलीसा वहां गन लेकर सामने आ जाती है। अब ब्रैडली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो रोते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। वो मानता है कि इस आइलैंड पर जिंदा रहने की वजह सिर्फ अलीसा है। वो रिग्रेट करता है कि उसने उसे समय रहते समझा नहीं। वो उससे कहता है कि अब उसे सब समझ आ गया है और वो उसके साथ यहीं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर एक बार फिर अलीसा पिघल जाती है। वो शांत आवाज में कहती है कि वो शुरू से यही चाहती थी। शायद किस्मत ने उन्हें इसीलिए बचाया है ताकि वो यहाँ साथ नई शुरुआत कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ब्रैडली अभी भी पूरी तरह बदला नहीं है। उसने पीछे एक छोटा हथियार छुपा रखा होता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक हमला करता है और उससे गन छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि गन खाली है, उसमें एक भी गोली नहीं है। उसकी आखिरी चाल भी फेल हो जाती है। अब वो पूरी तरह फंस चुका होता है। अलीसा इस मौके को नहीं छोड़ती और तुरंत पलटवार करते हुए इस बार ब्रैडली को खत्म कर देती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि अलीसा उस आइलैंड से वापस अपनी दुनिया में लौट चुकी है। अब वो एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी है क्योंकि उसने प्लेन क्रैश के बाद महीनों तक अकेले उस खतरनाक आइलैंड पर सर्वाइवल किया था। दुनिया उसे एक सर्वाइवर के रूप में देखती है,
लेकिन असली सच वहाँ क्या क्या हुआ सिर्फ वही जानती है। और फिर अगले सीन में अलीसा एक लग्जरी कार में अपने तोते के साथ राइड करती नजर आती है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जहाँ असली लड़ाई भूख, प्यास या मौसम से नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे अंधेरे से थी। इस कहानी ने हमें दिखाया कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो बदल भी जाता है, कभी मजबूत बनकर और कभी खतरनाक बनकर। अगर आपको ऐसी डार्क माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि अगली ऐसी कहानी आप मिस ना करें।